नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री के अनुसार गत 6 वर्षों में देश में लोक कल्याण के महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए हैं। पंजाब में आज नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती हो रही है। आज परिणाम देर शाम तक आने की संभावना। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 6 वर्षों में लोक कल्याण के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम हाथ में और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे गरीब लोग भी सम्मान की जिंदगी जी सकें। श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण लोगों के स्वस्थ और संतुलित विकास तथा खुशहाली पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको स्वच्छता सुविधाओं के दायरे में लाने से लेकर सामाजिक कल्याण योजनाओं तक, धुआं रहित चूल्हे से लेकर बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराने तक और टेक्नोलॉजी से लेकर सबके लिए आवास जैसी भारत की लोक कल्याण योजनाओं के अनगिनत लोगों की जिंदगियों को छुआ है। भारत में आरोग्य पर दिए जा रहे जोर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य की भारत की सोच बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ बीमारियों की रोकथाम पर भी व्यापक कार्य हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अंतर्गत आने वाली आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या अमेरिका और यूरोप के कई देशों की समूची आबादी से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इसके तहत दी जाने वाली दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में कमी की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में लगभग 90 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें 64 लाख से अधिक कर्मी तथा 25 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 2,76,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका दिया गया। 8 राज्यों में देश के कुल टीकाकरण का 57.8% टीकाकरण हुआ। केवल उत्तर प्रदेश में ही यह प्रतिशत 10.4 है। कोविड टीकाकरण के बाद तक 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 22 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। टीकाकरण के बाद अब तक 29 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें से 12 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। 17 लोगों की मौत अन्य स्थानों पर हुई। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.33% हो गई है। कल 11,833 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1,44,855 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल संक्रमण के 11,610 नए मामले सामने आए। कल हुई 100 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,913 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,36,549 है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिव्यांगता के मुताबिक रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल आजकल केरल के प्रवास पर हैं। शिक्षा मंत्री ने केरल के दौरे के दौरान वहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्पेशल शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में जाना। टाटा कंपनी के द्वारा केरल में विभिन्न जगहों पर दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये स्कूल पढ़ाई पूरी करने के उपरांत उनको सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी दिव्यांग बच्चों की बहुत संख्या है। बहुत से दिव्यांग बच्चे हैं जो अपनी दिव्यांगता की वजह से घर वालों की मजबूरियों के चलते कई बार अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अनपढ़ रहकर उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। वह उन्हें अपना गुजर बसर करने में कठिनाई आती है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी प्रयास किया जाएगा कि पढ़ाई के साथ साथ इन्हें विभिन्न कार्यों में कुशल बनाया जा सके, जो इन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगा और जीवन में आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगी। वह उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय लेकर आएगी और इसमें सहायता की जो भी आवश्यकता होगी वो हरियाणा सरकार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएगी। पंजाब में गत रविवार 14 फरवरी को शहरी निकायों के लिए हुए मतदान के वोटों की आज गणना हो रही है। कुछ देर बाद अधिकतर स्थानों पर स्थिति
जाएगी। आज सुबह से ही राज्य के विभिन्न स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच गन्ना चल रही है। गन्ना के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राज्य के 8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के आम और उपचुनाव के लिए रविवार को हुए मतदान में मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मत डाले थे। नगर पालिका चुनाव के लिए कुल 2302 वार्डों के लिए 9222 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। राज्य में कुल 4102 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कैंथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा डैम की डिजाइनिंग का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर के आदि बद्री में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विकास विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इसरो, हर्षक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों द्वारा सरस्वती नदी के पुरापाषाण काल का परिसीमन और मानचित्रण तैयार किया गया है। हरियाणा सरकार ने भी सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजन के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना इसको हमने इसके ऊपर खर्च करने का विचार किया है। साथ ही कैंथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडे नदी और सरस्वती नदी इसको दोनों को जोड़ा जाएगा ताकि हमारी पानी की आवश्यकताएं इससे भी हम पूर्ति कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी उन सब का समाधान हो चुका है और प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय यहाँ बहने वाली मां सरस्वती को ही जाता है, जिसने अपनी गोद में इस संस्कृति का पालन पोषण किया। उन्होंने कहा कि सरस्वती के पावन तट पर हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का रचना की थी। ऐतिहासिक पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। नदी ये कहना शुरू करना चाहिए क्योंकि अभी भी सरस्वती में हम जल प्रवाहमान ये कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सरस्वती नदी का नदी रूप में विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानव पटल पर सदा अंकित रहती है। इसका कारण यही रहा होगा कि सरस्वती के पावन तटों पर ऋषि मुनियों, वेदों, उपनिषदों व अन्य साहित्य की रचना और अनुसंधान कर ज्ञान की धाराएं बहाई थी। उन्होंने कहा कि महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी के तट पर वनीकरण से हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वातावरण विभाग द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है, जिससे विभाग के निदेशक और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट देवेंद्र दलाई द्वारा लॉन्च किया गया। यह ऐप सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चलेगा। इसमें चंडीगढ़ के लोग अपना अकाउंट बनाकर कार्बन फुटप्रिंट कितना है वे हर रोज के कार्यों के दौरान जनरेट करते हैं। इसको लेकर जानकारी ले सकते हैं। इस बारे में दलाई ने कहा कि इसके जरिए बहुत से छोटे बदलाव अगर हम रूटीन में करते हैं तो काफ़ी कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जितने लोग इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बराबर अगले मॉनसून के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधे लगाएगा। इसमें ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वेस्ट और पानी की खपत के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट कितना जनरेट हो रहा है इसको लेकर जानकारी मिलेगी। मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर या फिर QR कोड स्कैन कर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद पटरी वालों का अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है।
राम दरबार फेज 2 में रहने वाला विमल नायक कपड़े बेचने का काम करता है। लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और कोई आमदन नहीं रही। उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के काबिल हुआ। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। काफ़ी सालों से ये कपड़े कर रही हूँ। इसके दौरान ही अपना घर का खर्चा वगैरह चलाती थी, पर लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत नुकसान हुआ है, जिससे कि काम ही बंद रहा है। पूंजी जो थी घर में थी वो सारी घर के उसमें खर्चे में ख़त्म हो गई है। फिर बाद में हमने सरकार ने हमें 10,000 का लोन दिया, जिसके दौरान हमने ये काम दोबारा से शुरू किया है। मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। अब खबरें फटाफट। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया, तेलंगाना की राज्यपाल को सौंपा अतिरिक्त प्रभार। देश में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि की संचयी दर में आ रही है लगातार गिरावट। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिस संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।